आजा रे तू दिल के सहारे, तुझको पुकारे गीत हमारे, मेरे ओ साजना। रात के सन्नाटे में जहाँ ये दुनिया सो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। ऐसे में उस अंधेरे को चीरती पड़ी दर्द भरी आवाज़ फिजा में तैरती हुई माहौल को गमगीन कर देती है। बहुत ही भरी आवाज़ में गाया यह गीत सोते हुए लोगों को जगा देता है, और जो भी जाग रहे होते हैं इन्हें दिल को तड़पा देता है। आवाज़ बहुत दर्द भरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत खौफनाक भी है, यह भी सही है। इस आवाज़ को सब पहचानते हैं। करुण स्वर गाने वाले के लिए है, लेकिन सुनने वाले के लिए मौत का परवाना है। यह गीत गूंजता है तब गलियों में एक साया निकलता है जो एक औरत का है। धीरे धीरे चलती हुई वह सुनसान गली में आती है। लाल कपड़ों में होती है, कमर तक खुले हुए उसके बाल झूल रहे होते हैं, और धीरे धीरे जाकर किसी खास दरवाजे पर रुक जाती है। बड़ी मधुर आवाज़ में बुलाती है और निकलने वाले को अपने साथ ले जाती है। फिर वह जाने वाला लौट कर नहीं आता। आती है तो उसकी मौत की खबर। वो इंतकाम में सुलगती हुई एक आत्मा है जो किसी खास मकसद से ही लोगों को मार रही है। वह एक खौफनाक चुड़ैल है। लेकिन सोचने वाली बात है कि मैं वह लड़कियों या औरतों के साथ ऐसा नहीं करती। उसका शिकार सिर्फ मर्द ही बनते हैं। वह केवल मर्दों के साथ ही ऐसा करती है। तो उन्हीं के साथ ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्या हुआ उसके साथ? ऐसा क्यों कर रही है? पूरे शहर में आतंक फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि उसका एक मिशन है। उसका क्या मिशन है यह किसी को नहीं पता। हर कोई डरा हुआ है, हर जगह खौफ भरा हुआ है। क्या पता कौन सी गली में दस्तक हो और उसकी मौत उसे खींच कर ले जाए। क्या पता आने वाले कल में किसकी बारी है। क्या वह सबको मारती है या कुछ चुनिंदा लोगों को ही? वह चुड़ैल कैसे बनी? इन सब बातों का होगा पर्दाफाश। आइए चलते हैं इस खौफनाक कहानी का राज जानने के लिए मेरठ के एक ऑफिस में। चल यार, ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, चल आज कहीं घूमने चलते हैं, राहुल ने उकताए हुए स्वर में कहा। राहुल ने भी उसका अनुमोदन किया। हाँ यार, मैं भी बोर हो गया हूँ। एक सी रूटीन में बनकर ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी यहीं थम कर रह गई। हम बिल्कुल मशीन बनकर रह गए हैं। कोई रोमांच ही नहीं है यार, ज़रा सा भी थ्रिल नहीं है, वही बोरियत भरी रूटीन। तो फिर चल कहीं दूर चलते हैं, इस ऑफिस से दूर। सौम्य ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। सौम्य हर समय पता नहीं किस दुनिया में गुम रहता था। उसको हंसते हुए कभी कभार ही देखा था। राहुल उसको इस बात के लिए कई बार टोक भी चुका था, लेकिन सौम्य हंसकर टाल देता, कह देता आदत है, सबकी आदत एक सी नहीं होती। तो अलग तरह का है, मैं अलग तरह का हूँ। दोनों कंप्यूटर इंजीनियर है और अकेले ही मेरठ में रहते हैं। कौशिक दिल्ली में रहता था, उसके पेरेंट्स भाई बहन भी वहीं थे। बीटेक करने के बाद उसका प्लेसमेंट मेरठ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ। मैं पहले तो यहाँ भेजने के लिए उसके घर वालों ने आनाकानी की, लेकिन अच्छी जॉब होने के कारण कौशिक ने कह दिया कि वह जाएगा। पहले पहले जब वह आया था तो अकेला था, हिचकिचा रहा था। उसे याद आया अब इसमें उसका पहला दिन बहुत तनाव से भरा था। वह सोच रहा था कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे लगेगा नया शहर, नया परिवेश, नया माहौल। लेकिन पहले ही दिन उसकी जान पहचान उसके ही जैसे सौम्य से हो गई। वह भी कंप्यूटर इंजीनियर था, वह भी दिल्ली से ही आया था। सौम्य के डैडी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे। ये सभी राजेंद्र नगर के रहने वाले थे। उसके ऑफिस में ही सौम्य से मुलाकात हुई थी। वह भी नया आया था, हिचकिचाता था। पहले तो दोनों अलग अलग रूम लेने को थे, लेकिन फिर सोचा कि दोनों मिलकर लेते हैं। उन्होंने गला थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों। उन्होंने तुलसी धाम सोसाइटी में चौथे फ्लोर पर फ्लैट ले लिया।
वे बड़े आराम से रह रहे थे। इनकम खूब अच्छी थी, इसलिए घर बेचकर भी काफ़ी मौज से कटती थी। अभी शादी दोनों लोगों की नहीं हुई थी और बागों के शहर में वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है। जब उन्होंने मूड बना ही लिया तो फिर दूसरे दिन छुट्टी ले ली और वे निकल गए शहर की भीड़ भाड़ से दूर। पहली बार दोनों साथ घूमने निकले थे, इसलिए दोनों ने आपस में खूब बातें भी की, खूब मज़ा किया, खाए पिए। सौम्य वैसे भी कम ही बोलता था, लेकिन आज बाहर निकल कर थोड़ा खुल गया था और अब दोनों के बीच मेल मिलाप भी अच्छा हो गया था। इस समय दोनों खूबसूरत पहाड़ी पर थे। आज कौशिक और सौम्य खूब घूमे। अभी सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे। सूर्य ढलता हुआ भी इतना खूबसूरत लगता है, ये इन्हें आज पता चला। कहाँ मौका मिलता है ऑफिस भरी इस दुनिया में। छोटी छोटी ढलान वाली पहाड़ियाँ फूलों से और विभिन्न वनस्पतियों से ढकी हुई उन्हें जैसे अपनी तरफ खींच रही थी। शरद प्रकृति के उस खुले सौंदर्य को टकटकी लगाए देख रहे थे। ऐसे ही समय में अचानक राहुल के मन में एक सवाल आया, यार एक बात पूछूं? क्या? सौम्य ने नज़र उठाकर देखा। यही कि तूने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा? राहुल उसके बारे में जानना चाहता था। आखिर क्या बात है जो वो इतना उदास है? मैंने मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सौम्य ने उदास स्वर में कहा। तो यार तू इतना उदास क्यों रहता है? राहुल ने उसको कुरेदा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सौम्य भी तैयार नहीं था। अच्छा बता, मुझसे मत छिपा, तेरा कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मुझे बोल, सेटल हो जाएगा। या तुझे कोई धोखा देकर चली गई तभी तू उदास रहता है? कौशिक ने भी सोच लिया था, आज इसको छोड़ूंगा नहीं, सब जान के ही रहूँगा। कुछ नहीं यार, कुछ भी तो नहीं है, सौम्य ने धीरे से कहा। तू अपने बारे में बता। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ? मैं तो ज़रा शायराना अंदाज का हूँ। अभी तक तो मेरे गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली। आज के इस युग में मजाक में भी कोई कहे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं रही, कौन मानेगा? तू तो जैसे विश्वामित्र है। सौम्य को हंसी आ गई थी। नहीं सच्ची यार, तौबा तौबा, मैं भाई इनसे बहुत दूर रहता हूँ। और बस ऐसे ही उनकी बातें चलती रही, एक दूसरे के बारे में जानते रहे। मैं सोचता हूँ जिससे भी मेरा रिश्ता जुड़े वह सच्चे दिल का हो, मेरी बातों को समझे। आई मीन सेल्फलेस हो, स्वार्थ ना हो। राहुल ने कहा, अरे भाई ये तू कौन से ज़माने की बात कर रहा है? आजकल ऐसा कहाँ है? सौम्य उसकी बात को काट कर बोला, छोटी सी ज़िंदगी होती है, उसे जी भर कर जीना चाहिए। हर पल बस बेफिक्री का हो। है ही क्या ज़िंदगी, एक पानी का बुलबुला, आज है कल चले जाएंगे, तो इतना बोझ क्या लेना दिमाग पर? सौम्य ने अपना ज्ञान झाड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ यार, ऐसा ही मेरी शायरी की तरह खूबसूरत हो। बस तब तो हो गया तेरा इश्क और मिल गया तुझे तेरा महबूब। अब तो बेटा हवाई किले बना। सौम्य हंसा। कुछ भी हो यार, चाहे तू हंसे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अभी तक ऐसे साथी की तलाश है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या चाहता हूँ, मैं किसे ढूंढता हूँ। वो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बनी भी है या नहीं, या सिर्फ मेरे सपनों की रानी है। बस इसी वजह से आज तक अकेला हूँ। मेरी फितरत में नहीं है कि लड़कियों से खेलो और उन्हें छोड़कर दूसरे की तलाश में चल दो। एकाएक कई रंग समय के चेहरे पे आए और गुजर गए, जिन्हें राहुल ने नहीं देखा। आओ अब चले, अब बहुत देर हो गई, सौम्य ने अनमने ढंग से कहा। हाँ हाँ चलो यार चलो, बहुत देर हो गई, राहुल ने भी उठते हुए कहा। तभी उन्हें एक हल्की सी कराहने की आवाज़ सुनाई दी। सौम्य चौंका। उसने राहुल को देखा और पूछा, क्या तुम्हें यह आवाज़ सुनाई दी?
सोमे इधर उधर देख रहा था। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई करा रहा हो, लेकिन इस बार आवाज़ साफ सुनाई दी, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, पानी, पानी। दोनों बहुत ज़ोर से चौंके। यार कुछ तो चक्कर नहीं है, सोमे डरते हुए बोला। यहाँ किसी इंसानी छाया का नाम तक नहीं है, ऐसे में आवाज़ें कहाँ से आ रही है? कहीं भूत वूत तो नहीं है? यार राहुल निकल यहाँ से। कैसी बातें करते हो यार, इंसान हो या जानवर, दिमाग का भी यूज़ करो। अगर भूत प्रेत होता तो हम यहाँ आराम से बैठे होते, वो हमें खा चुका होता। कौशिक के स्वर में झुंझलाहट थी। अरे हाँ, इस बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तू क्यों नाराज होता है यार? चल देखते हैं। आगे आगे तू, पीछे पीछे मैं। हल्का अंधेरा हो चुका था। दोनों ने सुना इस बार आवाज़ बहुत साफ थी, जो किसी लड़की की थी। मुझे निकालो, मुझे बचा लो, पानी, पानी। इतनी दर्द भरी आवाज़ थी कि दोनों अब उस करुण पुकार को नज़रअंदाज नहीं कर सके। लेकिन सौम्य उस आवाज़ से और भी डर गया। बोला, यार राहुल, माना कोई ज़रूरतमंद है, लेकिन मुझे तो वह कोई चुड़ैल लगती है। वह नीचे नहीं गया, वह वहीं रुक गया और कौशिक से बोला, आओ। रहने दो उसे, वहीं रहने दो। राहुल सौम्य के डर को लक्ष्य कर मुस्कुराने लगा और उसे तेज दिलाने के लिए बोला, यार कायर डरते हैं जिनकी आत्मा कमज़ोर होती है, जिन्होंने कोई पाप किया होता है। मैंने कोई पाप किया है क्या? ये देखो, अभी गया अभी आया। इतना कहकर वह दूने जोश से पहाड़ी की ढलान उतरने लगा और उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। उसे ये आश्चर्य हो रहा था कि लड़की यहाँ कैसे आ गई इस शांत जंगल में, और वह कर क्या रही है। नीचे जाकर उसने देखा, एक उभरी हुई जगह, पत्तों के ढेर से आवाज़ आ रही है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे निकालो। कौशिक ने उस जगह से सूखे पत्ते हटाने शुरू किए। उन पत्थरों में से एक लड़की का हाथ दिखाई दिया। उसने जल्दी से मिट्टी, पत्थर और पत्तों को उठाया तो पहले लड़की का सिर दिखाई दिया, फिर पूरी लड़की बरामद हुई। लाल रंग की सितारों से झिलमिलाती साड़ी पहने हुई थी, जो मिट्टी में सनकर, धूल में अटक कर बदरंग हो गई थी। राहुल को जैसे झटका लगा, उसकी कल्पना साकार हो गई थी। उसके सपनों की रानी उसके सामने ही थी। ऐसी ही लड़की के बारे में तो वो सोचता था। वही शक्ल, वही सूरत। लड़की बहुत खूबसूरत थी। कौशिक उसको देखते ही रह गया। फिर उसे होश आया कि वह लड़की उसके बारे में क्या सोचेगी। उस लड़की के चेहरे और पूरे शरीर पर चोट थी, जगह जगह से खून बह रहा था। कौशिक को उस पर बहुत तरस आ रहा था। अपनी सी लग रही थी वह। सच बात तो यह थी कि वह उसकी खूबसूरती के जादू की गिरफ्त में आ गया था। उसकी लाल साड़ी को देखकर लगता था कि वह शादीशुदा है, पर और कोई चिन्ह जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र उसके शरीर पर नहीं थे। राहुल ने उसे पानी पिलाया। गट गट करके वह पूरी बोतल का पानी पी गई। अब उसने अपनी आंखें ढंग से खोली। वह बड़ी कोशिश करके धीरे धीरे खड़ी हुई और धूल झाड़ने लगी। राहुल ने उसे एक साथ कई सवाल दाग दिए। आप कौन है और यहाँ कैसे फंसी? क्या आपको किसी ने चोट पहुँचाई या कोई दुर्घटना हुई? अरे रुकिए रुकिए, वह हंसी। उसकी हंसी भी भुवन मोहिनी थी। दिल के तार झनक उठे। धूल, चोट के निशान, खून लगा होने पर भी जो चेहरा हंसता हुआ कीचड़ में कमल की तरह सुंदर लगता है, वह स्वस्थ होने पर और श्रृंगार करने पर कितना सुंदर होगा। वह उसकी सुंदरता पर हैरान था। यह कोई और बात थी जो वह उसकी गिरफ्त में जकड़ रहा था। कुछ ऐसा था उस लड़की में। कहाँ खो गए? मैं यहाँ घूमने आई थी। अकेले घूमने निकल जाती हूँ? मुझे प्रकृति के नज़ारे देखना बहुत अच्छा लगता है। अब वह लड़की राहुल को बता रही थी। मैं वहाँ पहाड़ी पर खड़ी खड़ी अपनी सेल्फी ले रही थी, तभी अचानक एक आंधी आई और उस आंधी में मैं अपना संतुलन नहीं बना सकी और लुढ़कती हुई यहाँ कर गिरी। ऊपर से लुढ़कते हुए पत्थर आकर गिरे। उन पत्थरों ने और पत्तों ने मुझे ढक लिया। मैं तो तुरंत ही बेहोश हो गई थी। पता नहीं कब होश रहा। जब होश आया तो मैंने मदद के लिए पुकारा और आप चले आए। इतना कहकर उसने एक कृतज्ञ नज़र राहुल पर डाली तो राहुल निहाल हो गया। चलिए आपको आपके घर पहुंचा दूं। आप घायल हैं, अकेले नहीं जा पाएंगे। मेरा घर? उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी तैर आई। मेरा घर कोई नहीं है, अनाथ हूँ। अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। और फिर मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी तो मैं एक बार बीमार हो गई। उसकी वजह से कई दिन तक स्कूल नहीं जा पाई
और तब स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। मैं अलग कमरा लेकर रहती थी, किराया नहीं दे पाई, तो उसने भी मुझे निकाल दिया। मुझे अकेली लड़की पर उसकी नीयत ही ख़राब थी, इसलिए मैंने उसका घर छोड़ने में ही भलाई समझी। आप मुझे अपने यहाँ ले चलिए, आपका काम कर दिया करूँगी, खाना झाड़ू पोछा सब कर दूँगी। तो ये था कहानी का पहला भाग, अनोखी दुल्हन। अगला भाग सुनने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।